रेंट्स हैं, यानी दो फ्लोर्स हैं, एक में खुद ऑफिस बनाया हुआ है और एक दूसरों को किराए पे दिया हुआ है। ये भी ये चलता है। जो जो बिजनेसेस हैं जिनके पास बिल्डिंग तो उन्होंने बना ली है किसी दौर में, लेकिन अब उनके पास काम इतना नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि एक फ्लोर हम क्यों ना किसी को किराए पे दे दें, या बिल्डिंग बनाई भी इस नियत से होती है कि हमारे लिए तो एक फ्लोर काफी है लेकिन हम किसी और को किराए पे दे देंगे। तो अब वो बिल्डिंग है जिसका एक फ्लोर हमारे पास है, हम मतलब ओनर, और एक हमने किराए पे दिया हुआ है। तो ये हो गई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके दो पोर्शंस हैं, एक किराए के लिए और एक अपने इस्तेमाल के लिए। अब इसमें क्या किया जाए, इस बिल्डिंग को IS16 में लें, IS40 में लें, क्या करें? इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो पोर्शन अलग हो सकते हैं कि नहीं। अगर तो पोर्शन ऐसे हैं जो अलग होके बिक सकते हैं या फिर किसी को फाइनेंस लीज पे दिए जा सकते हैं, आप बेचना ही चलें, रख ले ध्यान में। अगर तो ऐसा है कि वो पोर्शन अलग अलग बेचे जा सकते हैं, दो मिसालें देता हूं। एक है एक प्लाजा नोमा बिल्डिंग जिसमें मुख्तलिफ ऑफिसेस बने हुए हैं और वो ऑफिसेस बिकते हैं। अब उसमें अगर हमारे इस प्लाजे के अंदर 15 ऑफिसेस थे जिनमें से हमने 10 अपने पास रखे हुए और 5 हमने किराए पे दिए हुए, अगर ये 5 अलग से बिक भी सकते हैं, यानी हम प्लाजा के मालिक हैं लेकिन उनमें से 5 किसी को बेचते हैं, 10 दुकानें हमारी, तो ये पोर्शंस कैन बी सोल्ड, सेपरेटेड एंड कैन बी सोल्ड। लेकिन दूसरी मिसाल जो हमारे यहां घरों में होता है कि मालिक मकान नीचे रह रहा होता है या ऊपर रह रहा होता है और एक फ्लोर उसने किराए पे दिया होता है, तो अब वो फ्लोर नहीं बेच सकता, पूरा घर ही बिकेगा तो बिकेगा, वो पोर्शन नहीं बिक सकता। तो दो हिस्से बन गए, या तो पोर्शन अलग बिक सकते हैं या नहीं बिक सकते। अगर अलग बिक सकते हैं फिर तो मसला नहीं है, एक पोर्शन जो किराए पे दिया हुआ है उसको IS40 में ले आते हैं और वो पोर्शन जिसको अपना ऑफिस बनाया हुआ है वो IS16 में ले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं बिक सकते तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट काम क्या हो रहा है, यानी ज्यादा काम क्या है। अगर एक बिल्डिंग है उसके 10 फ्लोर्स हैं, उन 10 फ्लोर में से एक फ्लोर ऑफिस के लिए रखा हुआ है, 9 फ्लोर किराए पे दिए हुए। अब अपना वाला पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है, थोड़ा सा काम है, एक छोटा सा कोने में ऑफिस बनाया हुआ है, बाकी सारा किराए पे दिया हुआ है। तो अब इसमें ओनर ऑक्युपाइड वाला पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है ना, तो हम इस पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट नहीं है, यानी को आधा आधा काम है कि एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स हैं, एक किराए पे दिया हुआ है और एक खुद ऑफिस बनाया हुआ है, अब ये इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है, सिग्निफिकेंट है, तो अब हम इस पूरी बिल्डिंग को IS16 में रखेंगे। ये वाली बात दोबारा सुन लें। अगर हमारी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर हमने किराए पे दिया हुआ है, एक फ्लोर हम खुद यूज कर रहे हैं। अगर तो ये दोनों फ्लोर ऐसे हैं कि इंडिपेंडेंटली बेचे जा सकते हैं जिस तरह फ्लैट्स में होता है, तो फिर जो फ्लोर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्लोर IS16 में, जो फ्लोर किराए पे दिया हुआ है वो फ्लोर IS40 में। ये जो टेबल बनाया हुआ मैंने उसमें लेफ्ट में ये लिखा हुआ मैंने, कंपोजिट प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 1 जो मैंने लेफ्ट पे लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ। लेकिन अगर एक प्लाजा है जो बिकेगा तो पूरा प्लाजा ही बिकेगा वरना नहीं बिकेगा, तो एक कमरा छोटा सा ये हमने अपने ऑफिस के कामों के लिए रखा हुआ है, बाकी सारा किराए पे दिया हुआ है। तो अब इस बिल्डिंग के अंदर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है जो ओनर यूज में है, बाकी सब किराए पे है, तो ये पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ऐसा है कि आधा खुद आधा किराए पे, तो फिर तो ये खुद वाला इनसिग्निफिकेंट ना हुआ ना, तो फिर ये पूरी बिल्डिंग I16 में आएगी। ये राइट वाली साइड पे लिखा हुआ जी। अगर पोर्शन सेल नहीं हो सकते तो पॉइंट नंबर 1 और उसके जो दोनों हिस्से हैं वो पढ़ लें।
जी portion cannot be sold or leased under a finance lease. सर इसमें अगर insignificant portion दूसरा हो, फ्रेंच में दिया हो, तो बाकी हम सारा अपना self occupied, फिर तो है ही सेल्फ ऑक्युपाइड ना। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की होगी। देखो एक की बात कर रहे हैं और एक को हम कहते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर जाहिर है फिर I-16 है। अगर ये चीज अगर ये या तो आपका या मेरा है और मैं कह रहा हूं कि नहीं है मेरा नहीं है, तो फिर जाहिर है आपका है, फिर मुझे ये कहने की तो जरूरत नहीं है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि नहीं फिर ये I-40 में नहीं आएगा, तो इट मींस कि वो I-16 में आएगा। जी पॉइंट 1 ओके। अगर कंबाइंड प्रॉपर्टी है, उसके पोर्शंस इस्तेमाल होते हैं अपने लिए और किराए पे, तो अगर तो हम पोर्शंस अलग करके बेच सकते हैं या फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं, तो फिर अलग अलग पोर्शन की अकाउंटिंग होगी। लेकिन अगर पोर्शन अलग नहीं किए जा सकते और हमें पूरी बिल्डिंग की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो अगर ओनर ऑक्युपाइड पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है तो हम पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे, अदरवाइज पूरी बिल्डिंग को I-16 कहेंगे। ओके अच्छा जी, अब आते हैं ऐसी बिल्डिंग जिसमें किराएदारों को, जो ऑक्युपेंट्स हैं, जिनके कब्जे में इस वक्त बिल्डिंग है, उनको सर्विसेज भी दी जाती हैं। इसकी मिसाल समझें। हॉस्टल में जो आप में से लोग हॉस्टल में रहे हैं कभी, हॉस्टल में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कमरा मिल रहा है कि बस आपको रहने की जगह मिल रही है, बाकी बिजली और बाकी यूटिलिटीज, अपनी गैस लाके सिलेंडर रखो, पकाना है पकाओ, इंटरनेट अपना लगाओ, चौकीदार रखना है अपना चौकीदार रखो, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग के किराएदार को सिर्फ और सिर्फ जगह मिल रही है बस। लेकिन अगर जगह के साथ फैसिलिटीज हैं, यानी किराए के अंदर फैसिलिटीज भी शामिल है, जैसे उनको इंटरनेट भी किराए के अंदर शामिल मिल रहा है, जिसको फ्री इंटरनेट कह रहे हैं लेकिन वो किराए के अंदर शामिल है, फिर पूरी बिल्डिंग का गार्ड भी रखा हुआ है, फिर खाना भी अवेलेबल है, वो भी फ्री मिलता है। अब ये सारा कुछ रेंट का हिस्सा है। तो हो क्या रहा है कि हमने अपने किराएदारों को जो बिल्डिंग दी हुई है, तो साथ कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर सर्विसेज भी दी जा रही हों तो क्या करना है, इस पे बात होने लगी। अब अगर तो जो चलें फिर वही किराए की बात करते हैं। एक एरिया है वहां पर ऑफिसेस बहुत ज्यादा हैं गुलबर्ग में, जो वहां दूसरे शहरों से लोग काम करने आए हुए हैं, उनको वहां रिहाइश करनी है। ये दूसरे मुल्कों में काम बहुत ज्यादा है, ये जो यूएई में लोग बहुत सारे पाकिस्तानी भी जाके इंडियन रह रहे होते हैं, तो उनको रिहाइश चाहिए ना वहां पर। तो अगर लाहौर की मिसाल लेता हूं, लाहौर गुलबर्ग में अगर ऑफिसेस हैं बहुत ज्यादा और दूसरे शहरों से भी लोग वहां पर नौकरी करने आए हैं, तो उन दूसरे शहरों से आए हुए लोगों को रहने की जगह चाहिए। हॉस्टल में रह रहे होंगे, फ्लैट्स किराए पे रह रहे होंगे। अगर कोई गुलबर्ग में ही ऑफिसेज, मैंने कहा गुलबर्ग में, या कॉलेज हैं तो गुलबर्ग में, जो लोग वहां पर फ्लैट्स में किराए पे रहने आए हैं, हॉस्टल्स में किराए पे रहने आए हैं, वो उन्होंने गुलबर्ग में ही रिहाइश इख्तियार की है। वरना अच्छी सर्विसेज वाले हॉस्टल्स टाउनशिप वाली साइड पे भी हैं, ग्रीन टाउन वाली साइड पे भी हैं, ठोकर वाली साइड पे भी हैं। लेकिन चूंकि ऑफिस गुलबर्ग में है, तो इन एनी केस हमने गुलबर्ग में ही कहीं किराए पे रहना है। अब अगर इस बिल्डिंग में साथ वाईफाई, चौकीदार मिल जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं तो भी रहना तो इस बिल्डिंग में ही था। तो अब इस बिल्डिंग में जो साथ सर्विसेज मिल रही हैं, वो सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट, फिर से देखते हैं। मैं मिसाल फिर से देता हूं। चलें अभी फिलहाल मैं गुलबर्ग ही के हॉस्टल्स की बात कर लेता हूं। गुलबर्ग में पिछली मिसाल छोड़ें, अभी एक नई मिसाल देता हूं। गुलबर्ग में 5-6 बिल्डिंग्स हैं जहां हॉस्टल्स बने हुए हैं और कंपटीशन की वजह से किराए भी तकरीबन आसपास ही हैं। अब जो स्टूडेंट है उसने उनमें से किसी में तो जाके रहना ही है,
और जो मार्केट में तकरीबन रेंट चल रहा है उसने वही उन जगह पर, क्योंकि उसको रहने की जगह चाहिए, उसको सर छुपाने की जगह चाहिए, और उसने वहां पर जगह लेनी है क्योंकि उसको कॉलेज या ऑफिस करीब पड़ेगा, उसने रहने की जगह लेनी है, उसके लिए किराया देना है। कंपटीशन की वजह से अगर कोई एक हॉस्टल वाला ये कहे कि अच्छा हम आपको जगह के साथ साथ सिक्योरिटी सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम आपको वाईफाई भी फ्री दे रहे हैं, लाइब्रेरी भी हमने बनाई हुई है, अब ये एंसिलरी फैसिलिटीज हैं, मेन किराया जगह का है लेकिन साथ वो और सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो जो उस हॉस्टल में किराए पे रहने गया है उसको असल में रहने की जगह चाहिए थी या वो सर्विसेज चाहिए थी, इसलिए पैसे दे रहा है? वो रहने की जगह चाहिए थी। तो जो उसने उनसे अरेंजमेंट किया किराएदार ने कि मुझे यहां रहने की जगह चाहिए, फलाना फलानी जगह भी है लेकिन आपकी जगह साफ सुथरी है, मुझे जगह चाहिए, तो जो अरेंजमेंट है यानी किराया देना है, अरेंज हुआ है ना, अरेंजमेंट है ये कि हम किराया देंगे आप रहने की जगह दो। मेनली ये सारा अरेंजमेंट रहने की जगह के लिए है, लेकिन साथ और फैसिलिटीज मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो और फैसिलिटीज मिल रही हैं वो इस अरेंजमेंट का सिग्निफिकेंट हिस्सा है या सिग्निफिकेंट काम जगह है रहने की? तो वो जो साथ सर्विसेज मिल रही है ना, वो चूंकि वैसे ही सपोर्ट सर्विसेज हैं, मेन अरेंजमेंट का मकसद जगह चाहिए थी किराए पे रहना, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके मुकाबले पे अगर कोई यहां पर हॉस्टल किराए पे रहने की बजाय ये होटल वन में आके रूम ले लेता है, होटल है ना, होटल वन है या पार्क लेन था या पीसी में या इस तरह के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, अगर कोई वहां पर रूम ले रहा है तो उन होटल्स ने जो रूम का पैसा चार्ज करना है वो सिर्फ रहने की जगह का चार्ज कर रहा है। फिर अब वो सर्विसेज भी हैं, अब उनको वो जो प्रोटोकॉल मिलेगा, एक अच्छी जगह है, वहां पर खाने की फैसिलिटीज भी है, प्रॉपर होटल जैसे होता है, रेस्टोरेंट नहीं कह रहा, होटल कह रहा हूं, पीसी वारी जो रहने की जगह होती हैं। अब ये जो होटल हैं ये भी कमरा किराए पे दे रहे हैं, लेकिन इन होटल्स के इतने इतने एक दिन का 25-30 हजार रुपए किराया है अगर, तो वो सिर्फ रहने की जगह थोड़ी किराया है, वो तो जो सर्विसेज साथ अटैच है, फ्री वाईफाई, अब देखें यहां भी फ्री वाईफाई अवेलेबल है, सिक्योरिटी यहां भी अवेलेबल है, लेकिन जो कमरे का किराया है होटल के अंदर वो सिर्फ रहने की जगह का किराया नहीं है। तो अब इस अरेंजमेंट के अंदर जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो सिग्निफिकेंट है। फिर मिसाल सुनिए, गुलबर्ग के अंदर बी ब्लॉक के अंदर एक बिल्डिंग जहां हॉस्टल है और वहां पर सिर्फ रहने की जगह ही मेनली है, लोग वहां इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको रहने की जगह चाहिए, साथ और फैसिलिटीज मिल रही हैं मिल जाएं, लेकिन असल में रहने की जगह चाहिए, बाकी वाईफाई मिल रहा है, सिक्योरिटी अवेलेबल है, खाने की ऑप्शन अवेलेबल है, ये अलग बात है, मेन रहने की जगह है। तो अब जो वो किराए का एग्रीमेंट हो रहा है, जो अरेंजमेंट हो रहा है, उसमें सिग्निफिकेंट काम सिर्फ रहना है, सात सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है। तो ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके मुकाबले पे गुलबर्ग में ही कोई स्मार्ट होटल है लिबर्टी में, या ये पार्क लेन वाला प्लाजा है या होटल वन है, यहां पर भी उतना ही कमरे का किराया होगा जितना आम हॉस्टल में होता है? नहीं नहीं, क्योंकि उन एक तो ब्रांड है ना, उन होटल्स के ब्रांड बहुत हैं, ब्रांड नेम है उनके, बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ब्रांड की कीमत भी है, लेकिन एक प्रॉपर होटल के अंदर चूंकि बाकी सर्विसेज भी शायद शामिल हैं, सिक्योरिटी पूरी अच्छी है, वेटर है, सफाई के लिए सारा निजाम मौजूद है, अच्छा फर्नीचर है, साफ सुथरा है, एसी लगे हुए हैं, चूंकि वहां पर रहने के अलावा सपोर्ट सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट हैं, तो अब वो होटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि होटल जो पैसा कमा रहा है वो सिर्फ जगह के लिए पैसा कमा रहे हैं, सर्विसेज का पैसा कमा रहे हैं। अगर ये पीसी वगैरह में सर्विसेज मिलनी बंद हो जाएं तो उस जगह की थोड़ी इतनी कीमत है कि एक दिन का किराया 50,000 रुपए हो। सही है? तो अगर बिल्डिंग का मकसद बस सिर्फ जगह चाहिए, बेशक साथ फैसिलिटीज हों, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, मेन काम जगह की कीमत है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है जैसे होटल में होता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वो पीपीई है। तो पॉइंट नंबर 2 में ये दोनों चीजें पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2 बता दिया मैंने। पेज 2 के एंड पे अभी मैंने पॉइंट 2 समझाया, ये पढ़ लीजिए।
सर इनमें से बाय डिफॉल्ट होगा या एक्सक्लूसिव बताया होगा? पढ़ लिया? अच्छा, जब ये पढ़ लिया तो अब आप अगले पेज पे एक डब्बा बनाया है मैंने, उसको भी पढ़ लें, फिर उस पर बात करता हूं। पहले पढ़ लें उसको। पेज 3 के टॉप पे एक डब्बा बनाया है मैंने, वो पढ़ लें, फिर बात करता हूं। जी पढ़ लिया? समझ नहीं आई? अभी हमने ऊपर डिस्कशन की कि अगर होटल है, सिर्फ फ्लैट्स नहीं, होटल है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या पीपीई है? अभी जो डिस्कशन हुई ऊपर पीपीई है। अब उसमें सब्जेक्टिविटी क्या इन्वॉल्व है? अगर हमने होटल जो कि हमारा है, लेकिन हमने किसी को सबलेट कर दिया कि तुम होटल का बिजनेस चलाओ, बिल्डिंग हमारी थी। जैसे कई इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने ये जो है ना, हिल स्टेशन है, मरी हो गया, यूबिया हो गया, एबटाबाद, तो उन्होंने बिल्डिंग्स लेके यहां होटल बना दिए, लेकिन ठेके पे दे दिए। अब जब ठेके पे दे दिए तो जो होटल चला रहा है उसी के डिसीजंस, उसी की सर्विसेज बिल्डिंग वाले को वो लेट से महीने का 3 लाख रुपए दे दिया करेगा। ये क्या है? अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हमने जिसको दिया वो चलाता रहे आगे होटल, हमारे लिए क्या है, वो हमें महीने के 3 लाख रुपए दिया करेगा, तो ये तो हमने किराए पे दे दिया। तो बेशक हमारी वो ओन्ड बिल्डिंग है, बेशक होटल हम बना रहे हैं, अपने ही नाम से बना रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने ठेके पे दे दिया कि चलाओ होटल, खुद ही फैसले करो, खुद ही कस्टमर बनाओ, बस हमें महीने के 3 लाख दे दिया करना। तो अब ये अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इसके मुकाबले पे अगर हमने होटल अगेन किसी को सबलेट किया है कि तुम चलाओ, लेकिन हम उसको महीने के 5 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी सारी कमाई हमारी अपनी है। दोबारा, अगर तो है ना होटल खुद हम मैनेज कर रहे हैं, ओनर मैनेज कर रहा है, तो ये क्या है? ये पीपीई है। अब मैंने 2 मिसालें दी हैं। एक मिसाल ये दी कि ओनर ने बिल्डिंग बनाई, होटल बनाया, लेकिन किसी को ठेके पे दे दिया चलाने के लिए। अब है होटल, लेकिन किसी को ठेके पे दिया कि चलाओ, कमाओ, बस मुझे महीने के 3 लाख दे दिया करना। अब ये क्या है? ये हमने किराए पे दे दिया। बेशक वो जगह हमारी ही है, हमने उससे किराए का एग्रीमेंट भी नहीं किया, हमने बस ठेका किया। ऑफिशियली शायद वो हमारा मैनेजर है, यानी रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ उसके साथ, हमारी जगह है, नाम भी होटल का हमने रखा हुआ है, लेकिन हमने ठेके पे दे दिया कि चलाओ, कमाओ, और हमें बस महीने का 3 लाख दे दो। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन अगर इसका उलट एक और मिसाल कि हमने एक बंदा रखा है और उसको कहा है तुम चलाओ, तुम्हारे फैसले सब तुम्हारे, लेकिन बस तुम्हें महीने का 5 लाख तनख्वाह मिला करेगी, हम नहीं टाइम के खुद होटल मैनेज करें, तुम मैनेज करो, डिसीजन सब तुम्हारे, फायदा नुकसान सब हमारा, तुम्हें महीने का 5 लाख मिल जाया करेगा। अब ये हमारा एक एम्प्लॉय है और ये बिल्डिंग हमारी पीपीई, ये लिखा हुआ है इस डब्बे के अंदर। ये जो पहली मिसाल है ये वो मैंने दी है जिसने ठेके पे दिया हुआ है। ये जो लिखा है ना कि एट वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, चौथी लाइन पढ़ रहा हूं, द ओनर्स पोजीशन में इन सबस्टेंस बी दैट ऑफ अ पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर वो है जो पैसा लगा के बैठ गया है और कह रहा है बस मुझे महीने का 3 लाख दे दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद लिखा हुआ है एट द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम द ओनर में सिंपली हैव आउटसोर्स्ड डे टू डे फंक्शंस, के सारा किराया मेरा,
जो खर्चे सब मेरे, बस तुम्हारा काम है, तुमने मेरा होटल मैनेज करके देना है, महीने के 5 लाख तुम्हें मिल जाया करेंगे। तो ये पीपीई है, ये लिखा हुआ इस डब्बे के अंदर। वाइल रिटेनिंग सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू वेरिएशन इन कैश फ्लोज का मतलब है कि जितना भी वो होटल चलेगा, जितने भी कमरे किराए पे जाएंगे, जितने भी कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा आएंगे तो भी पैसा हमारा, कम आएंगे तो भी पैसा हमारा। जिसको जिम्मेदारी दी हुई है उसको महीने का 5 लाख मिल जाया करेगा। सारा रिस्क तो हमारा ही हुआ ना। तो अब हमारा ये पीपीई है दवाई वाला पॉइंट अगर याद करें वो भी जी। अच्छा, अब जहां तक जो पढ़ा इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप लोग ही कर रहे हैं। क्वेश्चंस पे आ जाए। क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इनको जबानी सोचना है, और आपने सही सोचा या नहीं, अपनी सोच को आपने आंसर देख के जज करना है कि आपने सही सोचा है कि नहीं। चलें क्वेश्चन 1, 2 और 3 करें शाबाश। तीन क्वेश्चंस कहें ना।
हाँ जी, पढ़ ली जी, पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपर है एक, पॉइंट ए के अंदर उसने एक लैंड ली है, उसके छोटे छोटे प्लॉट्स बनाएगा। अब उनमें से एक प्लॉट की बात हो रही है जो जब कभी उसका दिल किया बेच देगा, क्योंकि कीमत बढ़ने के लिए रखा हुआ है, और जो बाकी प्लॉट्स हैं उनका भी उसने कुछ नहीं सोचा हुआ। तो ये क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में दो चीजें हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जहाँ पर चल रहे हैं प्रॉपर्टी है, वो आगे कह रहे हैं कि दिस कैन बी सोल्ड एट एनी टाइम। देखो, नियत की बात है। एक है कि घर खरीदते बेचते, खरीदते बेचते, खरीदते बेचते, ठीक है, नियत क्या है? जैसी रेट मिला बेच देंगे। एक घर ऐसा फंस गया कि उसका घाव ही नहीं लग रहा, 3 साल बाद जाके बिका, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई? नहीं। इसी तरह हमने प्रॉपर्टी खरीदी और नियत ये थी कि इसको 10 साल बाद बेचेंगे, लेकिन हालात ऐसे आ गए, लॉकडाउन हो गया और हमें वहां से निकलना था, मजबूरन बेच दी, तो बेच दी, कोई बात नहीं, नियत तो लॉन्ग टर्म की थी ना। तो इसलिए जो लिखा है ना कि दिस मे बी सोल्ड, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हमने लैंड रखी तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, एंड दिस मे बी सोल्ड एट एनी टाइम इन फ्यूचर। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी बेची जा सकती है, इरादा वैल्यू बढ़ने का ही है, शॉर्ट टर्म बेचने का नहीं है, इरादा वैल्यू बढ़ने का है, लेकिन बहरहाल बेची कभी भी जा सकती। तो जो पॉइंट बी है उसमें हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हैं जो हम खरीदते बेचते रहते हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो हमने बेचनी ही हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए रखी हुई हैं, तो ये इन्वेंट्री हो गई, और कुछ ऐसे हैं जो हमने अपने एम्प्लॉइज को रहने की जगह दी हुई है, ये क्या हो गए? ये पीपीई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर ए सिंपल सा है, बिल्डिंग है हमने किराए पे दी हुई है, तो बस ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर बी, ये वो है जो मैं अभी आपको मिसाल दे रहा था होटल की, कि हमने किसी को ठेके पे दे दिया, अब चला वो होटल रहा है, लेकिन वो खुद ही सब मैनेज कर रहा है, लेसी यानी किराएदार वही होटल ऑपरेट कर रहा है, वही सारी सर्विसेज दे रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना लगा बंदा पैसा चाहिए। इट्स रेंटल इनकम इज अनअफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ गेस्ट। ये जो मैं भी मिसाल दे रहा था कि हमने किसी को होटल चलाने के लिए ठेके पे दे दिया और कहा जितने मर्जी कमाना चाहते हो कमाओ, बस हमें महीने का 3 लाख दे दिया करो, तो हमारे इस 3 लाख पे असर पड़ रहा है कि उसके पास कस्टमर आने के नहीं आ रहे? नहीं। तो फिर ये हमने किराए पे जगह दी हुई है, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और इसी सवाल पे बाद में आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3, ये अब हम खुद मैनेज कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 का पॉइंट 3, ये अब हम खुद मैनेज कर रहे हैं, बेशक एक्स्ट्रा सर्विसेज के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, लेकिन अब हम ये खुद मैनेज कर रहे हैं, और ये सिर्फ किराए की जगह के पैसे नहीं होते, होटल में सर्विसेज के पैसे होते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पीपीई है। चलें क्वेश्चन 2 पे वापस। पॉइंट नंबर सी, हमारे पास जमीन है बहुत बड़ी, उसके हमने छोटे छोटे प्लॉट्स बनाते हैं और बेचते हैं, 40% प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, तो ये क्या हो गया? ये इन्वेंट्री हो गई। डी, हमारे पास एक बिल्डिंग है जो हम किराए पे देते हैं और साथ उनको छोटी मोटी सर्विसेज भी देते हैं, सफाई हम कर देते हैं, मेंटेनेंस हम कर देते हैं, और हमने अपने पास जो जगह रखी हुई है, क्योंकि मेंटेनेंस के स्टाफ को बिठाना भी तो है ना, तो वो बहुत छोटी सी जगह है, पूरी बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 1% जगह है, तो ये वो वाला पॉइंट आ गया कि हम सर्विसेज दे रहे हैं साथ, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है टू द अरेंजमेंट एज अ होल, तो इसलिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हमने ऑपरेटिंग लीज पे दी हुई है। अच्छा, इसका जवाब अभी मैं आगे देता हूं, क्वेश्चन 3 में इसका जवाब है। पॉइंट नंबर डी, हमने किराए पे बिल्डिंग दी है, छोटी मोटी सर्विसेज हम देते रहते हैं, और हमने इस पूरी बिल्डिंग में से एक छोटा सा कमरा अपने ऑफिस के लिए रखा हुआ है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, ये वाली बात है, छोटा सा कमरा अपने पास रखा हुआ है, तो ये पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है।
पॉइंट नंबर ई, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा किराए पे दिया हुआ है और एक हिस्सा हमारे अपने पास है, और दोनों हिस्से रिलायबली उनकी फेयर वैल्यू निकल सकती है। देखें, जब दोनों हिस्सों की अलग अलग फेयर वैल्यू निकल सकती है तो तभी निकल सकती है ना अगर वो अलग बेचे जा सकते हैं। तो चूंकि ये अलग बेचे जा सकते हैं तो हर पोर्शन अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। एक फ्लोर IS 16 और एक फ्लोर IS 40। क्वेश्चन 3, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये पहले जैसा ही है कि हमने बिल्डिंग किराए पे दी हुई और छोटी मोटी सर्विसेज देते रहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। पॉइंट नंबर 2, हमारे पास लैंड है और बस लैंड है, हमने इसकी ओवर द पीरियड वैल्यू बढ़ने की उम्मीद रखी हुई है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है बस, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 3 बता चुका। पॉइंट नंबर 4, हमने बिल्डिंग किराए पे दी है और उसका 25% हिस्सा, इनसिग्निफिकेंट नहीं, 25% हिस्सा अपने पास रखा हुआ। सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर हमारा हिस्सा और बाकी बिल्डिंग अलग अलग बिक सकते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, और अगर अलग अलग नहीं बिक सकते तो 25% सिग्निफिकेंट है, तो सारी बिल्डिंग PPE होगी। चलें जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चले वापस IS पे आ जाए। लेकिन 25 इनसिग्निफिकेंट नहीं है ना, इनसिग्निफिकेंट मामूली सी चीज, तो 25% 1/4 है, तो 25% इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर किसी को लगता नहीं सर इनसिग्निफिकेंट चीज है, तो जितना कमाते हैं उसका 25% मुझे दे दिया करें, इनसिग्निफिकेंट है। रिकग्निशन, ये जो रिकग्निशन है ये भैया जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम इस बिल्डिंग को बिल्डिंग मान लेंगे अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने प्रोबेबल हैं और उसकी कॉस्ट पता लग सकती है, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं आप लोग, रट्टा भी लगा होगा अब तो। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो रिकग्निशन तो वैसे ही जैसे IS 16 में पढ़ा था। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे है, और इसमें फिर लंबी चौड़ी कहानी मैंने नहीं छापी यहां पर क्योंकि ये आप बचपन से करते आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे IS 16 में पढ़ा था। कॉस्ट कैसे निकलती है? खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने जरूरी खर्चे हैं वो सारे कॉस्ट का हिस्सा है, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, एबनॉर्मल कॉस्ट, ये नहीं होते कॉस्ट का हिस्सा। तो जो आपने IS 16 में सीखा हुआ, यानी आप समझ लीजिए कि जो ऑफिस बिल्डिंग बननी है उसकी जो कॉस्ट IS 16 कहता है कि इसकी कॉस्ट का हिस्सा है, वही अगर किराए पे देने के लिए बिल्डिंग बननी है तो उसकी कॉस्ट का भी वही हिस्सा है। सर इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए क्या यार बिल्डिंग है उसको वर्किंग कंडीशन में, उसकी नहीं मेंटेनेंस तो बात की बात है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अब बिल्डिंग का जब तक हम उस इलाके में रजिस्टर नहीं कराते तब तक किराए पे नहीं दे सकते, नक्शा अप्रूवल सारा कुछ ये वर्किंग कंडीशन के लिए जरूरी है। इसी तरह अगर खरीदी बिल्डिंग है तो रजिस्ट्री कराएंगे तो हमें सारा कुछ मिलेगा बिल्डिंग का। तो मेजरमेंट इनिशियल ये वही है जैसे आपने IS 16 में पढ़ा हुआ बचपन में, इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं। मेजरमेंट सब्सिक्वेंट, ये देख लेते हैं, ये टेक्निकल चीज है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दो मॉडल्स हैं। जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है इसके दो मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है फेयर वैल्यू मॉडल। एक है कॉस्ट मॉडल और एक है फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल तो वही है जो आपने IS 16 में पढ़ा हुआ है, मैंने वो नहीं लिखा दोबारा, ये आता है ना, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने नोट्स में नहीं लिखा, मैंने कहा सेम है जैसा IS 16 में पढ़ा था। फेयर वैल्यू मॉडल समझ लेते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल ये है, अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल में फर्क है। रीवैल्यूएशन मॉडल जरूरी हर साल रीवैल्यू करना नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल डेप्रिसिएशन होती है चार्ज के नहीं, बिल्कुल होती है। हर साल रीवैल्यू करना जरूरी है नहीं, 3-4 साल बाद भी कर सकते हैं। और अगर रीवैल्यूएशन गेन आ रहा है तो सब इनकम बना देंगे, नहीं सरप्लस बनेगा, OCI से होता हुआ सरप्लस बनेगा। ये रीवैल्यूएशन मॉडल है IS 16 का। फेयर वैल्यू मॉडल और चीज है।
फेयर वैल्यू मॉडल में यह होगा कि हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और जो गेन लॉस होगा वो P&L में जाएगा। दोबारा सुने, IAS 16 वाला रीवैल्यूएशन मॉडल जरूरी नहीं हर साल रीवैल्यू करे, 3-3 4-4 साल बाद भी कर लेती हैं कंपनीज। डेप्रिशिएट भी होता रहता है, डेप्रिशिएट भी होता रहता है। अगर गेन है तो वो सरप्लस में जाता है, इनकम नहीं बनता। फेयर वैल्यू मॉडल हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, डेप्रिशिएशन नहीं होगी चार्ज, क्योंकि हम हर साल फेयर वैल्यू पे जो अपडेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन तो वहां होती जहां एक अमाउंट को ओवर द पीरियड एक्सपेंस बनाना था, यहां पर हम फेयर वैल्यू पे अपडेट करते ही चले जा रहे हैं। अब अगर ये पुरानी बिल्डिंग होती चली जा रही है तो फेयर वैल्यू डाउन होती जाएगी, तो वो लॉस की शक्ल में आस्ता आस्ता चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो जबरदस्त बढ़ती चली जा रही है। तो फेयर वैल्यू मॉडल में हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, जो गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती इसमें, और P&L में जाएगा, सरप्लस नहीं बनेगा, सब P&L में जाएगा। तो फेयर वैल्यू मॉडल हर साल के एंड पे हम लोग इसको अपडेट करेंगे और जो गेन लॉस है वो फेयर वैल्यू में जो वो P&L में जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासेस होती थी, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बहुत बड़ा नाम है, उसमें क्लासेस थी। बिल्डिंग अलग क्लास थी, प्लांट मशीनरी अलग क्लास थी, व्हीकल्स अलग क्लास थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें क्लासेस नहीं है। तो इसकी मजीद क्या क्लासेस करेंगे? तो ये चीज ही एक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस। तो इसलिए इनमें से जो भी मॉडल सिलेक्ट किया, एक बिल्डिंग पे ये लगा लें, एक पे ये लगा लें, फिर पूरी क्लास ही एक है। इन पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एक ही मॉडल लगेगा। अगर कॉस्ट मॉडल, ये बात दोबारा सुनिए, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसमें बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये सब कुछ आता है, बोर्ड्स भी आते हैं। तो इनकी फिर क्लासेस थी। कॉस्ट मॉडल लगना है कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगना है, क्लास बाय क्लास चलेंगे, एक क्लास पे रिवैल्यूएशन, एक पे कॉस्ट लगा लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही एक चीज, इसकी क्लासेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक कंप्लीट क्लास है। तो अगर कॉस्ट मॉडल लगाना है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है तो फिर सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू मॉडल पे। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में ये पहली ही बात लिखी हुई है मैंने, ये जो मेजरमेंट की हेडिंग है ना सब्सीक्वेंट, देखिए पहली लाइन यही लिखी हुई है। पेज 3 पे मिड में सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की जो हेडिंग है, जो काली काली लाइन है, इसके नीचे लिखा ही यही हुआ है कि कॉस्ट मॉडल लगाएं या फेयर वैल्यू मॉडल लगाएं, सब पे ही लगेगा। और फेयर वैल्यू मॉडल क्या है कि हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और जो कमी बेशी होगी वो P&L में जाएगी। ये IAS में क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। जब हर साल उसको फेयर वैल्यू पे ही अपडेट कर लेना है तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्या करना है। और पेज के एंड पे कॉस्ट मॉडल, इसके लिए क्या लिखा हुआ है? तो ये तो अभी ना सिखा सकता मैं कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन तो आपको आती है। अच्छा जी, एक लाल लाल डब्बा नजर आ रहा होगा आपको, पेज 3 पे एक लाल लाल डब्बा नजर आ रहा है। जिन्होंने प्रिंट निकाल दिया उनको तो लाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिनके पास PDF सॉफ्ट देख रहे हैं, एक लाल डब्बा नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है इस पे? एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या है? बिजनेस की काफी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, हर इलाके में, हर शहर में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। और बिजनेस ने चूज किया कि हम इस पे फेयर वैल्यू मॉडल ही लगाएंगे। तो जब चूज कर लिया तो फिर सारी प्रॉपर्टीज पे क्या लगेगा? फेयर वैल्यू मॉडल। लेकिन एक इलाका ऐसा है जहां पर ये बिल्डिंग्स नहीं खरीदता बेचता कोई, वहां पर लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं है, बस हम ही ने वहां जहां पर एक बिल्डिंग बनाई और कंस्ट्रक्ट कर ली और वहां लोगों को किराए पे देनी शुरू कर दी। वरना उस शहर में इतने कोई पैसे ही नहीं किसी के पास होते कोई बिल्डिंग खरीदे, और ना ही कोई पैसे वाला उस शहर में आता है। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने वहां जाके बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए फ्लैट बना दिए।
अब वो हम किराए पे देते हैं। तो उस इलाके में चूंकि कोई बिल्डिंग खरीदने बेचने वाला होता ही नहीं है, हम ही ने बस बिल्डिंग बना ली थी, तो उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर हो सकती है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं, मार्केट ही नहीं है उसकी, रिलायबली मैयर नहीं हो सकती। तो अगर किसी जगह पर ऐसी प्रॉपर्टी, मैं बात फिर बता रहा हूं, हमने सिलेक्ट कर लिया फेयर वैल्यू मॉडल, तो फिर सारी प्रॉपर्टीज किस पे आएंगी? ये हम फैसला कर चुके हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग में से हमारी एक बिल्डिंग किसी ऐसे इलाके में है जहां पर फेयर वैल्यू निकल ही नहीं सकती, सारी जिंदगी नहीं निकल सकती, कभी निकल आएगी कभी नहीं निकलेगी, रिलायबली नहीं निकल सकती। तो ऐसी बिल्डिंग जहां पर हमें यह यकीन हो जाए कि इसकी फेयर वैल्यू हम नहीं जान सकेंगे, तो वो बिल्डिंग एक्सेप्शन है और उस बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। एक्सेप्शन क्यों कह दिया मैंने इसको? क्योंकि बाकी सब फेयर वैल्यू पे है, इसलिए इसको एक्सेप्शन कह दिया। तो अगर बिजनेस ने पॉलिसी सिलेक्ट कर ली कि फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, तो सारी बिल्डिंग्स पे फेयर वैल्यू लगना है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, तो फिर उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, उस एक बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे लगा लेते हैं और उसको एक्सेप्शन ही इसलिए कह रहे हैं कि उसके अलावा बाकी सब फिर फेयर वैल्यू पे होंगे। ठीक है? तो ये जो लाल वाला डब्बा है, इसमें पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें, दूसरा नहीं, पहला। जी ठीक है, पढ़ लिया। पहला बुलेट पॉइंट क्या है कि अगर हमने कोई बिल्डिंग ऐसी जगह बना दी है जहां पर हमें लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर नहीं हो सकेगी ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। एक होता है कि किसी साल हालात खराब थे और बायर सेलर नहीं थे, जैसे अभी ये पेंडेमिक में हालात खराब थे, अभी कोई बायर सेलर ही नहीं था, उस साल में मसला आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन कंटिन्यूइंग बेसिस पे हमें लगता है कोई बायर सेलर नहीं इसका होता, फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फिर वो बिल्डिंग एक्सेप्शन है और वो कॉस्ट मॉडल पे रहेगी और ताहयात रहेगी जब तक बिक नहीं जाती। नहीं नहीं, हमें लगता है बस नहीं, कभी भी नहीं कर सकेंगे, ये इलाका ही नहीं है ऐसा। सेकंड बुलेट पॉइंट क्या है? सेकंड बुलेट पॉइंट ये है कि अगर हम कोई बिल्डिंग अभी बना रहे हैं, अच्छा जब एक चीज अभी बन रही है तो उसको कौन खरीदेगा? बहुत कम चांस है ना उसको लोग खरीदते हैं, तो बिल्डिंग बनी बनाई खरीदते हैं ना, अंडर कंस्ट्रक्शन कौन खरीदेगा? तो जब एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको अभी खरीदने बेचने वाला कोई नहीं है, तो उसकी फेयर वैल्यू पता लग जाएगी, इस बात के चांसेस कम है ना। तो अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता चल सकती, हाँ एक बात और, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर लिया तो फिर सारी बिल्डिंग्स पे फेयर वैल्यू मॉडल ही लगेगा, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, उनकी भी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर तो इलाका ऐसा है कि लोग बनी बनाई बिल्डिंग तो खरीदते ही हैं, अधूरी बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं, अगर तो ऐसा इलाका है तो फिर तो अंडर कंस्ट्रक्शन की भी फेयर वैल्यू निकल सकती है। लेकिन अगर हमने सारी बिल्डिंग्स के लिए फेयर वैल्यू मॉडल रखा हुआ है, तो इसलिए एक्सेप्शन में बात हो रही है कि हो सकता है कोई एक ऐसी बिल्डिंग हो जो जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि जब बन जाएगी तो पता चल जाएगी। तो जब तक वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर जब तक उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता लग जाती, विच एवर इज अर्लियर, तब तक कॉस्ट पे रहेगी। दोबारा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू अभी नहीं पता क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि जैसे ये कंप्लीट होगी तब तक इसकी फेयर वैल्यू पता लग जाएगी। ऐसी बिल्डिंग चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हम फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे ना इसकी, हालांकि बाकी सब तो फेयर वैल्यू पे लग रही है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्शन हो गई और इसको कॉस्ट पे आने देंगे। लेकिन कब तक? जब कंप्लीट हो जाएगी तब तो फेयर वैल्यू पता लग ही जाएगी, लेकिन क्या पता अधूरी पे ही साल बाद पता लगनी शुरू हो जाए। तो अगर कंप्लीशन पे जाके फेयर वैल्यू पता चली तो तब फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, और अगर कंप्लीशन से पहले ही फेयर वैल्यू पता चल गई तो तब भी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी।
यानी कंप्लीशन पे तो फेयर वैल्यू पता लग ही जानी है, लेकिन अगर कंप्लीशन से पहले फेयर वैल्यू पता लग गई तो फिर कंप्लीशन का इंतजार नहीं करेंगे, फिर जब फेयर वैल्यू पता लगेगी तो फेयर वैल्यू पे ले आएंगे और तब तक कॉस्ट पे रहेगी। ये दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। ये जो लाल डब्बा है एक्सेप्शन वाला, इसका दूसरा बुलेट पॉइंट समझा दिया। चलें क्वेश्चंस पे आए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा है, डबल एंट्रीज हैं सिंपल सी इसमें। तो ये अभी मैं बस इसको ब्रेक कर रहा हूं, यानी लेक्चर 11 को यहीं एंड करते हैं। तो आप इस ब्रेक में 12 चलाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, आप लोग खुद ही कर लीजिए। करने के बाद इसका सोल्यूशन देख लें, आसान सा है, डबल एंट्रीज हैं और बिल्कुल आप खुद जबानी भी कर सकते हैं, लिख के कर लें तो अच्छी बात है, वरना जबानी भी चलेगा। आसान सा है, आप इसको कर लीजिए क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 करने के बाद लेक्चर 12 पे क्लिक करिएगा। चलिए लेक्चर 1 का एंडिंग नोट। मैं नरमी पे बात कर रहा था। सही बुखारी में रिवायत है और ये थोड़ी लंबी बात है, एक डायलॉग है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की है। हुआ ये कि कुछ यहूद थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए, और उस दौर के अंदर जो यहूद थे, जो नफरत रखते थे, अनाद रखते थे, वो फिर खराब अल्फाज, खराब अलकाब से पुकारते थे। फिर ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, वो एक आयत है ना, रायना न कहा करो, अंजुर ना कहा करो। तो वो होता ये था कि जो यहूदी थे वो जानबूझ के ना जू मानी अल्फाज बोलते थे ताकि टॉन्ट हो, बेअदबी हो। तो हुआ ये कि कुछ यहूदी आए और उन्होंने आके इसी तरह से अगेन एक जू मानी लफ्ज बोला, अस्सलामु अलैक, इसका मतलब है कि तुम पर मौत हो। अच्छा, अब वो इस तरह कहने को क्या है अपेरेंटली कि आके हमने तुझे सलाम किया आपको, लेकिन अंदर से कमीने थे तो वो जू मानी लफ्ज बोल रहे थे जिसका मतलब कुछ और बनता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अलैकुम, मतलब तुम पर भी हो। हजरत आयशा ने सुन लिया, उनको गुस्सा आया, नबी हैं, उनके शान में आके कोई गुस्ताखी कर रहा है तो उनको तो गुस्सा आया। उन्होंने फिर उनको बुरा भला कहा कि तुम पर मौत हो, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम पर अल्लाह का गजब हो। तो आप ने फरमाया कि ठहरो आयशा, नरमी इख्तियार करो। ये सही बुखारी में रिवायत है, नरमी इख्तियार करो और सख्ती और बदकलामी से बचो। अच्छा, यहां रुकता हूं। होता क्या है कि हमारी कहीं पर कहीं झगड़ा हो जाता है किसी वजह से और कहते हैं सामने वाले की गलती थी। हम ट्रैफिक में जा रहे थे, किसी ने, सामने वाले ने आके गलती की, ठीक है वो गलत था। अब चूंकि वो गलत था तो वो जो हमने उसको चंडे करानी शुरू की, जो मां बहन की गालियां देनी शुरू की, क्योंकि वो गलत था। भाई गलत था लेकिन सख्ती से बचो। हो गई गलती उस इंसान से, हमसे भी गलती हो सकती थी, लेकिन उसने गलती कर दी तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम उसको मां बहन की गालियां दें और मारना शुरू कर दें, गिरबान पकड़ लें। तो आप ने फरमाया कि आयशा नरमी इख्तियार करो और सख्ती और बदकलामी से बचो। अब आगे कंटिन्यूड है उनकी नसीहत। फिर हजरत आयशा ने रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज की कि क्या आपने नहीं सुना जो उन्होंने कहा था? यानी उनको लगा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अल्फाज नहीं उनने गौर किया, जबकि हजरत आयशा को पता चल गया था कि वो तो बदतमीजी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं सुना जो मैंने जवाब दिया था? मैंने उनकी बात उन पर लौटा दी, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था वालेकुम, कि तुम पर भी हो, और अल्लाह ने मेरी बात उनके लिए कबूल कर ली, उनकी बात मेरे लिए कबूल नहीं की, बस झगड़ा खत्म। क्या फायदा उनको बुरा भला कहने का, उनके लेवल पे आके हम भी गालियां देना शुरू कर दें। तो जब हम लोग कभी माशरे में कभी झगड़े में आ जाते हैं तो हम अगर किसी लड़ाई में कि जी उसने गलत किया है, फिर हम भी उसी लेवल पे उतर आते हैं। माफ कर दो। आप सल्लम की सारी जिंदगी में जाती बुनियाद पर कोई बदला नहीं है। इस्लाम के लिए जरूर जंगें भी हैं, गर्दनें भी उतरी हैं,